एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 7 साइंस चैप्टर 5 जिसका नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। इसे इंग्लिश में आप फिजिकल चेंजेज और केमिकल चेंजेज के भी नाम से जान सकते हैं। ये आपके 7th क्लास के साइंस के लिए काफी महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ ये आपको आगे आने वाले क्लास में भी, जैसे कि क्लास 8 हो गया, क्लास 9 हो गया, क्लास 10 तक काफी महत्वपूर्ण ही रहेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लास 7th के साइंस का सबसे पहला पॉइंट जो है भौतिक परिवर्तन, जिसे आप फिजिकल चेंजेस भी कह सकते हैं। परिवर्तन मतलब जो भौतिक रूप से होता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए बताया गया है कि कागज के एक टुकड़े को 4 वर्गाकार टुकड़ों में आपको काट लेना है। मतलब आपको एक कागज का टुकड़ा लेना है और उसको 4 अलग अलग भागों में मतलब वर्गाकार रूप से काट लेना है। और प्रत्येक वर्ग का मतलब जब आप एक टुकड़ा को काट लेंगे उसके बाद जो एक एक टुकड़ा है उसके भी आपको 4 4 टुकड़े करने हैं। और फिर क्या करना है, इन टुकड़ों को फर्श पर या फिर किसी मेज पर, टेबल पर आपको इस प्रकार सजाना है कि जैसा पहले कागज था, कागज वैसा ही फिर से वापस हो जाए। तो यहाँ पे आप स्पष्ट रूप से क्या देखेंगे कि टुकड़ों को पुनः जोड़कर मूल टुकड़ा बना सकते हैं। लेकिन क्या कागज के गुण में कोई परिवर्तन हुआ है? इन्हीं चीजों को आपको एब्जॉर्ब करके नोटबुक में लिखना है। पहले आपको कागज लेना है, उसको 4 बराबर बराबर भागों में वर्गाकार रूप से काट लेना है और एक भाग को फिर से 4 बार काट लेना है। इसके बाद क्या होगा कि आपको उनको फिर से वापस वैसे ही एडजस्ट करना है जैसे वो कागज का टुकड़ा पहले था। अब जो भी चीजें आपको परिवर्तन यहाँ पे देखने को मिला है उसे आप एब्जॉर्ब करके अपनी कॉपी में लिखेंगे। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए टुकड़ों को बताया गया है। यह एक पूरा कागज का टुकड़ा है, आप देख सकते हैं ये पूरा कागज का टुकड़ा है। इसको पहले नंबर पे ये है, दूसरे नंबर पे ये है, तीसरे नंबर पे ये है और चौथे नंबर पे ये। तो मतलब 4 अलग अलग भागों में वर्गाकार रूप से काट लिया गया है। और जो एक टुकड़ा है उसके भी 4 भाग में काटने हैं। मैंने आपको बताया था पहला भाग ये हो गया, दूसरा भाग, तीसरा भाग और चौथा भाग। और फिर से इसको या तो फर्श पर, आप जमीन पर इसको ऐसे सजाएं जैसे ये टुकड़ा पहले से था, या फिर आप अपने मेज पे, टेबल पे, बेड पे, अब आपकी इच्छा है, आप जहां चाहो उसको ऐसे ही एडजस्ट करके आपको रखना है। तो ये कागज के टुकड़े के बारे में था। 5.2 जो पॉइंट है वो हमारा कहता है अपनी कक्षा के चॉक बोर्ड के पास फर्श पर गिरे चॉक पाउडर को एकत्रित कर ले। जहां पे आपका क्लास होता है स्कूल में, वहां अपने ब्लैक बोर्ड पे जब अगर चौक वगैरह से लिखा जाता है, खल्ली वगैरह से लिखा जाता है, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी छोटी छोटी बारीक जो होती है उसके मतलब आप उसका मतलब सबसे छोटा पाउडर कह सकते हैं, वो वहां पे गिरा रहता है। तो वही आपको एकत्रित करना है। या फिर आपके पास अगर ये सुविधा नहीं है तो आप क्या करें, एक चौक के छोटे से टुकड़े को उसे पाउडर बना ले, मतलब तोड़ तोड़ के उसको छोटा पाउडर बना ले। इस पाउडर में आपको थोड़ा सा जल मिलाकर पेस्ट बना लेना है, मतलब उसका एक पेस्ट तैयार कर लेना है। इसे चौक के आकार में बेलकर आपको सुखाना है। आप किसी भी तरह से उस पेस्ट को चौक के आकार की तरह बना के और उसको सुखाना है। क्या आप चौक के मतलब चूर्ण को, पाउडर को फिर से चौक बना सकते हैं? क्या जो चौक का पाउडर था जिसमें आपने पानी मिला के पेस्ट बनाया है, वापस उसे फिर से आप चौक बना सकते हैं? ये भी क्रियाकलाप है, एक्सपेरिमेंट है जो आपको करके देखना है। और जो भी ऑब्जर्वेशन होता है, जो भी चीजें आप इसमें सीखते हैं, बन पाता है या नहीं बन पाता है, पेस्ट बनाने में क्या क्या परेशानी आती है, तो ये सारी चीजें आपको अपने कॉपी में एब्जॉर्ब करके लिखना है। अब हम क्रियाकलाप 5.3 की तरफ चलते हैं। 2 क्रियाकलाप हमारा कंप्लीट हो गया है और मैं आशा करता हूं कि क्लास 7th के बच्चों को ये दोनों क्रियाकलाप समझ में आ रहा होगा। जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ वो सारी चीजें आपके समझ में आ रहा होगा। हालांकि ये जो पॉइंट सब है ये क्लास 8 9 10 तक के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि केमिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस ये हमेशा आपको पढ़ना ही है साइंस में। तो आइए शुरुआत करते हैं क्रियाकलाप 5.3। अब इसमें आपको क्या करना है, कांच, कांच का मतलब शीशा होता है, कांच या फिर प्लास्टिक के कटोरे में आपको थोड़ा सा बर्फ ले लेना है। आइस आपने देखा होगा हमारे घरों में फ्रिज वगैरह में आइस जम जाता है, तो हमें ऐसे ही बर्फ को लेना है। बर्फ के थोड़े से भाग के पिघलने तक बर्तन को आपको धूप में रखना है।
अब आपने एक कटोरा ले लिया है प्लास्टिक का या फिर कांच का, उसमें थोड़ा सा बर्फ लिया है और उस बर्फ वाले कटोरे को आपने क्या किया, धूप में तब तक रखना है जब तक कि वो बर्फ थोड़ा सा न पिघलने लगे। अब आपके पास जो है बर्फ और जल का मिश्रण होगा, क्योंकि उसी कटोरी में थोड़ा बर्फ भी होगा और बर्फ के पिघलने से पानी भी होगा। अब कटोरे को आपको हिमकारी मिश्रण बर्फ और नमक रख देना है, मतलब उसी कटोरे में बर्फ के ऊपर आपको नमक अर्थात सॉल्ट को रख देना है। और फिर आपको देखना है क्या जल जो है, जो पानी है, वो फिर से ठोस बर्फ बन गया, क्या वो फिर से आइस बन चुका है। अगर बना है तो भी आपको एब्जॉर्ब करके अपने नोटबुक में लिखना है, और अगर नहीं बना है तो वो भी आपको रीजन वाइज कारण के साथ बताना है कि ये बर्फ नहीं बना है। तो ये तो हमारा 5.3 का पॉइंट्स था। अब हम नेक्स्ट पेज में क्रियाकलाप 5.4 को देखते हैं कि 5.4 हमारा क्या कहता है। ऑलरेडी हमने क्रियाकलाप 5.1, 5.2, 5.3 को कंप्लीट कर लिया है। अब हम 5.4 की बात करेंगे कि क्रियाकलाप 5.4 हमारा क्या कहता है। तो आइए देखते हैं इसमें आपको क्या करना है। एक पात्र में, पात्र का मतलब होता है बर्तन, बर्तन में क्या करना है, थोड़ा सा जल लेकर उसे उबाल लेना है। बॉयल करना तो आप जानते हो कि पानी को हम बॉयल कैसे करते हैं, पानी को हम उबालते कैसे हैं। तो ये सारी चीजें तो हमारे घर में कॉमन सी बातें हैं, अक्सर होती रहती है। दूध उबालना हो गया, अगर बहुत सारे लोगों के यहाँ चावल जो है वो भगोने में बनता है और बहुत सारे लोगों के यहाँ कुकर में बनता है। तो जो भगोने में बनाते हैं उनको पहले पानी गर्म करना होता है, उसमें कहा जाता है, वो सुसुआने जब लगता है ना तो वो कहते हैं अधन आ गया, तो उसमें फिर चावल डाल के उसको मिलाते हैं। और जो कुकर में बनाते हैं वो तो डायरेक्टली कुकर में पानी चावल एक साथ डाल के 2-3 सीटी में अपना काम कर देते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपको चावल कुकर का नहीं खाना चाहिए। कुकर के चावल खाने से आपके शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो आप कोशिश करें कि स्टार्च कोलेस्ट्रॉल से बच के रहें। जैसे कि ये उबला हुआ चावल जो होता है, जो हम भगोने में बनाते हैं फिर पानी को बाहर निकाल लेते हैं, वो चावल ज्यादा हेल्दी माना जाता है, वही आपको खाना भी चाहिए। तो हम बात को अब यहाँ पे फिजिकल चेंजेज और केमिकल चेंजेज की कर रहे थे। तो आपको क्या करना है, क्रियाकलाप 5.4 में कि एक बर्तन लेना है, उसको जल में रख के उसे उबालना है। और क्या आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जल की जो सतह है उससे भाप निकलती दिखाई देगी। जब आप पानी को उबालोगे तो उसमें से देखोगे वो एवोपेरेट होता है, उससे वाष्पीकरण होता है, एवोपेरेशन होता है। तो उबलते हुए जल से कुछ दूरी पर आपको भाप के ऊपर किसी बर्तन को उल्टा रख देना है। मतलब जहां पानी उबल रहा हो उसके ऊपर थोड़ा सा एक कटोरी प्लेट वगैरह कुछ भी लगा दो। तो बर्तन की भीतरी सतह पे आप देखोगे, क्या देखोगे, अब यही फिर से एब्जॉर्ब करके आपको अपनी कॉपी में लिखना है। आपको वहां जल की कई बूंदे दिखाई देती है, छोटी छोटी सी जल की बूंदे आपको भाप से बनता हुआ दिखाई देगा। ये एक्सपेरिमेंट बहुत आसान है। अब मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूँ कैसे आप इसे समझ सकते हो। प्रेशर कुकर हमारे सभी के घर में होता है, दाल और चावल लगभग लगभग उसी उसी में बनता है। जब प्रेशर कुकर में सीटी आती है तो उससे थोड़ा सा ऊपर आपको हाथ रखना है। ये नहीं कि आप उसके आसपास में ही रख लो, हाथ जल जाएगा, तो ये खतरनाक भी हो सकता है। तो आप कोशिश करो जब प्रेशर कुकर में सीटी है तो काफी ऊपर हाथ रखो ताकि वो आपको जले नहीं। तो थोड़ी देर में देखोगे आपके हाथों में ना पानी पानी हो जाएगा, आपका हाथ गीला हो जाएगा। तो क्रियाकलाप 5.4 जो है एक्चुअली यही कहता है कि आपको एक बर्तन लेना है, बर्तन में पानी लेना है, पानी को उबालना है। जब पानी से भाप निकलने लगे तो उसके ऊपर एक छोटा सा बर्तन, प्लेट या कुछ भी ऐसा चीज रख दो जिसके ऊपर देखने से आपको पता चले कि पानी जो है वो छोटी छोटी बूंदों में वहां पे एकत्रित हो रहा है। क्रियाकलाप 5.5 की तरफ बढ़ते हैं। 5.5 क्रियाकलाप में सबसे पहले ही सावधानी हमें दे दिया गया है, क्योंकि कहावत है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो ये साइंस का चैप्टर है। आपको पता है कि ज्यादातर इसके अंदर एक्सपेरिमेंट ही होते हैं और वो सारे जो है ना वो लैब में होते हैं। अब बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट है, अब ये पानी वानी वाला जो है वो तो हम आसानी से घर में भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर की क्लास में जाओगे तो बहुत सारे ऐसे आपको एक्सपेरिमेंट देखने को मिलेंगे जो अक्सर लैब में ही करना उचित माना जाता है, क्योंकि खतरनाक केमिकल्स होते हैं, खतरनाक फायर होते हैं, आग होता है बहुत, और वहां पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ना जो उसको कंट्रोल कर सकता है। लेकिन घर में पता चले कि आग वाग लगा दिया, पूरा घर जला दिया हमने। तो इसलिए ये सारी चीजें जो है वो हमें ज्यादातर नॉर्मली हमें अपने साइंस लैब के अंदर ही करना सही रहता है। तो यहाँ पे
क्रियाकलाप 5.5 शुरुआत करने से पहले ही इन्होंने सावधानी दे दिया है कि ज्वाला पर कार्य करते समय सावधानी बरतें। मतलब जब भी आप आग के साथ कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आपको सही तरीके से सावधानी बरतनी है। अब यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट है वो हमारा कहता है कि आपको कुछ ऐसे लोहे को लेना है या लोहे के ब्लेड को लेना है जो ऑलरेडी उपयोग किया गया हो, मतलब जिसका उपयोग पहले से भी किया गया हो। अब उस ब्लेड के मुक्त सिरे के अग्रभाग को गैस स्टोव की ज्वाला पे रखना है। अब मुक्त सिरा और अग्रभाग क्या होता है? क्लास 7वीं के बच्चे बड़े कंफ्यूज भी हो जाते होंगे कि अग्रभाग क्या है, मुक्त क्या है। तो देखिए, कहने का मतलब है कि उसका एक अगला भाग जो होता है ना, मतलब एक ब्लेड के तो दो भाग होते हैं, ऑफ कोर्स दो भाग होते हैं। तो उसका जो अगला भाग है उसे अग्रभाग कहते हैं। उसको क्या करना है आपको, मतलब उस लोहे की आड़ी को या ब्लेड को आपको आग के ऊपर गर्म करने के लिए रखना है। कुछ मिनट तक आपको क्या करना है, प्रतीक्षा करना है, वेट करना है उसके गर्म होने का। अब आप देख रहे हैं क्या ब्लेड का जो अग्रभाग है अर्थात जो आगे का भाग है उसके रंग में कोई परिवर्तन होता है? जब आप उसको स्टोव पे रखते हो तो क्या कोई परिवर्तन होता है? ब्लेड को आपको ज्वाला से हटा लेना है। अब जो आप पहले से उसको गर्म कर रहे थे वहां से आपको हटा लेना है। कुछ समय बाद अग्रभाग को आपको पुनः देखना है। जिस तरफ से हमने उसे गर्म करने के लिए लगाया था उसी भाग को हमें देखते रहना है और फिर थोड़ी देर के बाद उसको आग से हटा लेना है और फिर देखना है कि क्या उसका रंग जो है वो वापस आ गया, मतलब कि गर्म करने से पहले जैसा उसका कलर था क्या वही कलर इसका वापस पुनः ठंडा होने के बाद आ गया। तो ये भी आपको एब्जॉर्ब करना है और आपको इन चीजों को अपने नोटबुक में लिखना है। अब यहाँ पे कुछ क्रियाकलाप 5.3 और 5.4 में जल की अवस्था में परिवर्तन को देखा गया था। मैंने आपको बताया अभी के क्रियाकलाप में कि हमने एक कटोरी लेना है, कटोरी में बर्फ लेना है, उसे थोड़ा सा छोड़ देना है धूप में और थोड़ा सा पिघलने देना है। इसके अलावा आपने आरी के ब्लेड के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर लिया उसे गर्म करके। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए हैं 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 में, ये सभी जो हैं ये क्या करते हैं कि आकार में बदलाव, अमाप, साइज, रंग और अवस्था जैसे गुण जो हैं, जब भी हमने किसी भी एक्सपेरिमेंट को किया है तो या तो उसके रंग में बदलाव होता है या आकार में बदलाव होता है या फिर साइज में बदलाव होता है, तो ये उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। ये मैंने आपको क्रियाकलाप 5.1 से लेके 5.5 तक बताया है, ये सब जो हैं ये भौतिक गुण कहलाते हैं। अब मैं आपको भौतिक परिवर्तन के बारे में बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ये VVI रहेगा, मैं VVI मार्क कर देता हूं, आपको याद होना चाहिए। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। ध्यान से समझिए, वह परिवर्तन ऐसा चेंजेस जिसमें किसी भी पदार्थ किसी भी मैटर के अंदर भौतिक गुणों में परिवर्तन देखने को मिले, वो क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन जो है वो सामान्यतः उत्क्रमणीय होते हैं। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जब भौतिक परिवर्तन होता है, फिजिकल चेंजेज होता है, तो उसमें किसी नए पदार्थ के निर्माण होने की संभावना नहीं होता है। अब हम आपको दूसरे कुछ और परिवर्तन है, क्योंकि चैप्टर का जैसा कि नाम आपने पहले पढ़ा है कि भौतिक परिवर्तन के साथ साथ हमें रासायनिक परिवर्तन के बारे में भी पढ़ना है। तो भौतिक परिवर्तन के बारे में तो हमने 5.1 के क्रियाकलाप से लेके 5.5 के क्रियाकलाप तक पढ़ा है, 5 ऐसे एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा है। अब हम रासायनिक परिवर्तन के बारे में बात करते हैं। रासायनिक परिवर्तन में हम जान लेते हैं कि आखिर रासायनिक परिवर्तन होता क्या है, और बहुत सारे इसके ऐसे एग्जाम्पल हैं जो आपने पहले से सुन समझ और जान रखा होगा। जैसे कि लोहे में जंग लगना, आपने आयरन में जंग लगते हुए देखा होगा। तो यह ऐसा परिवर्तन है जिससे आप भली भांति परिचित होंगे। हम सभी जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हैं या जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उन सभी को पता है कि लोहे में जंग लगना एक आम बात है और वो अक्सर अपने घरों में देखते भी हैं। यदि आप लोहे के एक टुकड़ों को कुछ दिन के लिए खुले में छोड़ दो, खुले वातावरण में जहां पे ऑक्सीजन, पानी, मॉइस्चर ये सारी चीजें अवेलेबल होती है, तो इस पर भूरे रंग के पदार्थ की परत जम जाती है। इस पे भूरे रंग का पदार्थ जमना शुरू हो जाता है। यह पदार्थ जंग कहलाता है। जंग भी आपसे एक नंबर में पूछा जाए तो आप बताएंगे जब किसी भी लोहे के रॉड को, सरिया को, टुकड़े को हम खुले में छोड़ दें तो उसके ऊपर भूरे रंग की एक परत जमना शुरू हो जाता है जो जंग कहलाता है। और यह प्रक्रम जो है और यह प्रक्रिया जो है वो जंग लगना कहलाता है।
आपने कई बार पार्क में, लॉन में, बाहर, भीतर बहुत जगह ऐसे देखे होंगे जहां पे लोहे के दरवाजे होते हैं और उस पे जंग लगी होती है, या फिर आपके घर की जो खराब कुछ वस्तुएं होती है उस पे भी आपने इस तरह की प्रक्रियाओं को देखा होगा। अब देखिए क्या होता है कि घर में रखी हुई कुल्हाड़ी हो जाए, हथौड़ा हो जाए, या फिर हवा में आप अगर खुले तरीके से इसे छोड़ देते हो तो इस पे जंग लगना शुरू हो जाता है। रसोई में लोहे का जो गीला होता है वो खुला रखने पर उसमें भी जंग लग जाता है। लोहा के ऊपर जंग लगना खुले में आम बात हो जाती है और ये अक्सर लोहे के ऊपर लगता रहता है। हम क्रियाकलाप 5.6 की तरफ बढ़ते हैं। 5.6 में हमें देखना है, पहले तो यहाँ पे फिर से एक बार सावधानी बता दिया गया है कि सावधानी के साथ आपको करना है, क्योंकि यहाँ पे अगेन हमें मैग्नीशियम के रिबन को जलाना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया जो भी चीजें हम जलाते वलाते हैं उसके साथ सावधानियां होनी जरूरी है। मैग्नीशियम के जलते हुए फीते की ओर लंबी अवधि तक देखना हानिकारक होता है। यदि कोई व्यक्ति मैग्नीशियम को जला रहा है और उस पे आप टकाटक करके अपने लंबे समय तक अगर यदि उसको आप देखते हैं तो वो आपके आंखों की रोशनी को कमजोर करता है। शिक्षकों को बच्चों को बताना चाहिए कि वो जलते हुए मैग्नीशियम की ओर अधिक समय तक टकटकी लगाकर ना देखें। अगर आप मैग्नीशियम जलते हुए मैग्नीशियम को लंबे समय तक टकटकी लगाकर देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके आंखों की रोशनी पे असर डालता है। मैग्नीशियम की जो पतली पट्टी होती है वो क्या होता है, मतलब एक तार अगर आप बात कर लें तो इसके सिरों में रेगमॉल से साफ, और मतलब कि आपको रेगमॉल से साफ कर लेना है। हालांकि यहाँ पे ये चित्र में आपको मैग्नीशियम की फीते को जलाते हुए दिखाया गया है। तो यहाँ पे मैं और आपको बता दूंगा कि इसके एक सिरे पे, अब इसको जलाना है तो इसके एक सिरे पे आपको मोमबत्ती के लौ के पास रख देना है। यह चमकदार श्वेत अर्थात कि सफेद प्रकाश देता है, व्हाइट लाइट प्रदान करता है और फिर वो जलने लगता है। पूरी तरह जलने के बाद इसमें से श्वेत भस्म मतलब पाउडर टाइप का बच जाएगा, शेष रह जाता है। अब आपको फिर से एब्जॉर्ब करना है क्या जो भस्म मैग्नीशियम है इसके फीते वापस फीते जैसे लगता है या फिर ये जल के राख जैसा हो गया है। तो इस परिवर्तन को आपको एब्जॉर्ब करके अपने कॉपी में क्रियाकलाप की तरह लिखना है। यहाँ पे मैं बता दूं कि मैग्नीशियम जिसे क्या कहते हैं, Mg कहते हैं। याद रखिएगा, सारे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम को हम Mg कहते हैं, ऑक्सीजन को हम O2 कहते हैं, और जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया गया, जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के उपस्थिति में, क्योंकि कोई भी वस्तु चाहे वो कोई भी पदार्थ हो उसे जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। आने वाले समय में मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी बच्चों के लिए ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट जो हैं वो मैं अपने ऑनलाइन क्लास में आपको दिखाऊं कि कैसे ये एक्सपेरिमेंट होते हैं। और जो मेरे ऑफलाइन के बच्चे हैं जो आप बैठे हुए हो उनके लिए तो बेहतरीन तरीका है कि वो मेरे लाइव क्लास में देख पाएंगे। मैं बहुत जल्दी कोशिश करूंगा कि इनके क्लासेस के ये जो छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट हैं इन्हें मैं रिकॉर्ड करूं और अपने क्लास में आप सभी के सामने करूं। वही एक्सपेरिमेंट जो मतलब खतरनाक ना हो, मतलब कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट हम नहीं करेंगे जो हमारे लिए भी खतरा हो, क्योंकि हमारे पास भी साइंस लैब की तरह सारे पदार्थ मौजूद नहीं है। जैसे ग्लव्स नहीं है, ऑप्टिकल्स नहीं है, मतलब कि सूट नहीं है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ऐसे भी हैं जो बिना सूट, ग्लव्स और चश्मे के नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो छोटे एक्सपेरिमेंट है वो तो हम कर ही सकते हैं। तो आने वाले क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए सारे किए जाएं। तो जब हम मैग्नीशियम Mg और ऑक्सीजन O2 को आपस में जलाया है हमने, तो हमारे पास क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। किसी भी वस्तु को यदि हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो वो वस्तु अपने नाम के साथ ऑक्साइड लगा लेता है। जैसे कार्बन को आप जलाओ तो वो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है। तो यहाँ पे ये MgO बन के तैयार हुआ है। तो अब ये सारी चीजें आपको फिर से एब्जॉर्ब करके लिखना है। अब जब मैग्नीशियम का जो पाउडर जल के बचा है उसको आपको एकत्रित कर लेना है और इसमें जल की कुछ मात्रा मिलाना है, मतलब पानी की कुछ बूंदे आपको मिला लेनी है। मिश्रण जो है वो जलीय विलयन को अच्छी तरह से हिला लेना है, उसको पानी मिला के उसको अच्छी तरह हिला लेना है।
मिश्रण को लाल और नीले लिटमस पत्र के साथ परीक्षण करना है। लिटमस पत्र के बारे में हमने आपको पहले के चैप्टर में कई बार बता रखा है, क्योंकि यह एक प्रकार का मतलब कि रंग परखने वाला एक तरीका है जो बिल्कुल नेचुरल है। तो इसके माध्यम से आप उसके अंदर, मैंने क्षार और लवण के बारे में जब पढ़ाया था तो उस चैप्टर में मैंने आपको लिटमस के बारे में पढ़ाया था। तो शायद आपको याद होगा, क्षार के अंदर जो मैंने लिटमस पत्र को नीले रंग और लाल रंग होने वाली चीजों को बताया था। यदि आपने याद नहीं रखा है तो एक बार आपको उस चैप्टर के वीडियोस को और देखना होगा, वहां पे मैंने लिटमस पत्र के बारे में अच्छे से समझाया है। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में आपको यही एब्जॉर्ब करना है, क्या मिश्रण लाल लिटमस को नीला कर देता है? यदि यस तो आपको यस और नो तो आपको नो अपने कॉपी में लिखना है। क्या मिश्रण नीले लिटमस को लाल कर देता है? सेम कंडीशन इसका यहां भी होगा। अब आपको क्या कहना है, इस परीक्षण के आधार पर, ये जो आपने एक्सपेरिमेंट किया है और जो एब्जॉर्ब किया है, इसके आधार पर आप जलीय विलयन के किस रूप में वर्गीकृत करेंगे? अम्लीय करेंगे अथवा क्षारीय करेंगे? आ गया ना, अम्लीय और क्षारीय का टॉपिक भी यहाँ आ गया। जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि यहाँ पे जब लिटमस पत्र का नाम आया है तो अम्लीय और क्षारीय जरूर आएंगे, और ये चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। अब यहाँ पे आपको देखना है, भस्म को जल में घोलने पर एक नया पदार्थ बनता है, और इस पदार्थ को आप इस तरह के समीकरण के द्वारा लिख सकते हैं। जैसे क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड अभी जस्ट ऊपर बन के तैयार हुआ था, आपने यहाँ पे देखा MgO बन के तैयार हुआ था। तो जब इसमें जल मिलाया गया है, मतलब कि MgO प्लस H2O, H2O बोले तो वाटर, जल, जब इन दोनों को बनाया गया तो क्या तैयार हुआ है? MgOH2। तो आपने फोर्थ चैप्टर में ही पढ़ा है, यहाँ पे भी आपको मेंशन किया गया है कि आपने अध्याय 4 में पढ़ा है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है। अतः मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया पदार्थ है जो मैग्नीशियम के जलने पर बनता है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक अन्य नया पदार्थ है जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के अंदर जब हमने H2O अर्थात जल को मिलाया है तब बन के तैयार हुआ है। तो यहाँ पे अब हम नेक्स्ट क्रियाकलाप की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़ेंगे 5.7, और साफ साफ यहाँ पे लिखा गया है शिक्षक द्वारा निर्देशित किए जाने के लिए। मतलब जब तक टीचर इसको आपको ना समझाएं, ना बताएं और अपने सामने में ना करवाएं, तो आप अपने घर में कुछ भी ऐसा करने की कोशिश नहीं करेंगे जिससे पता चले कि आप अपने आप को भी नुकसान पहुंचाएं और दो चार घर वाले को भी लपेट लें। तो इसलिए ऐसा कुछ करने की घर पे जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही बताया, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट मैं खुद ही यहाँ पे आपको करके दिखाऊं। यहाँ पे फिर से आपको क्या करना है, कांच के एक ग्लास या कटोरे अथवा चौड़े मुंह की बोतल में लगभग आधा कप पानी लेकर उसमें 1 चम्मच कॉपर सल्फेट, जिसे नीला थोथा भी कहा जाता है, इसको आपको घोल लेना है। मतलब 1 गिलास पानी लेना है और उसमें आपको आधा कप पानी करके आधा कप पानी में 1 चम्मच कॉपर सल्फेट को मिला लेना है। इस विलयन में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदे मिलाना है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, जिसे एसिड भी कहते हैं, जो बैटरी की पानी वगैरह में मिलता है। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही खराब एसिड होता है। थोड़ी सी एक बूंद भी आपके पूरे हाथ पैर को जलाने के लिए मतलब इनफ है। आपको नीले रंग का विलयन मिल जाएगा, मतलब उसका कलर चेंज हो जाएगा। एक परख नली अथवा कांच की छोटी बोतल में विलयन का थोड़ा सा नमूना बचा लेना है, मतलब थोड़ा सा उसको रख लेना है, और शेष विलयन में एक कील, कील मतलब लोहे का जो कील होता है, कांटी होता है, अथवा उपयोग किए हुए ब्लेड का एक टुकड़ा डाल देना। मतलब उस घोल में वो जो लिक्विड है उसमें आप अगर लोहे के टुकड़ा को डाल दो या ब्लेड को डाल दो, तो लगभग आधे घंटे तक प्रतीक्षा करने के बाद विलयन का रंग आपको देखना है कि अब उसका रंग जो है वो कैसा हो जाएगा। इसकी तुलना अगर आपने जो पहले से थोड़ा सा बचा लिया था पानी, मतलब शुरुआत में ही, उससे अगर करो तो इसके रंग में आपको अंतर मिलता है या नहीं मिलता है, इन चीजों का आपको एब्जॉर्बेशन करके अपने कॉपी में लिखना है। अभी जो मैंने आपको एक्सपेरिमेंट बताया है उस एक्सपेरिमेंट के हिसाब से देख लीजिए, कॉपर सल्फेट का विलयन जो नीला है, और जब ब्लेड डाला गया इसके अंदर तो आयरन सल्फेट हो गया और इसका हल्का हरा कलर हो गया। तो ये चीजें आपको एब्जॉर्ब करके अपने कॉपी में लिखना है। अब आपको यहाँ पे बताना है, क्या आपको विलयन के रंग में कोई परिवर्तन दिखाई देता है? यदि यस तो आप अपने कॉपी में यस लिखोगे, अगर नहीं दिखाई देता तो आप नो लिखोगे। कील अथवा ब्लेड को बाहर निकाल लीजिए। अब आप क्या करना है कि उस जो घोल है उसके अंदर यदि आपने कील रखा है तो उसे बाहर निकाल लो,
या फिर ब्लेड अंदर रखा है तो ब्लेड को बाहर निकाल लो। इसमें कोई परिवर्तन दिखाई देता है तो उसके बारे में भी आपको लिखना है। आपको जो परिवर्तन दिखाई देते हैं वे कॉपर सल्फेट और लोहे के बीच अभिक्रिया होने के कारण होता है। जब ये आपस में अभिक्रियाएं करते हैं, रिएक्शन करते हैं, इसी कारण से आपको इन विलयनों के रंगों में परिवर्तन देखने को मिला है। विलयन के रंग का नीले से हरा हो जाना एक नए पदार्थ आयरन सल्फेट के बनने के कारण होता है। लोहे की कील का भूरा निक्षेप कॉपर या तांबे की परत के कारण होता है। अब यहाँ पे इन सभी एक्सपेरिमेंट को आप करवा के दिखवाना है या फिर एब्जॉर्ब करना है। जैसे कॉपर सल्फेट विलयन CuSO4 और नीला थोथा जिसे भी कहा जा सकता है और लोहा जिसे हम Fe कहते हैं, इन सभी के साथ जो एक्सपेरिमेंट हुआ है, एक चीज तो मैं आपको बता दूंगा, ये जो मैं आपको नाम बता रहा हूँ जैसे लोहा को Fe कहते हैं, CuSO4 को कॉपर सल्फेट विलयन कहते हैं, FeSO4 क्या होता है, Cu को कॉपर कहते हैं, ये सारी चीजें आपको आगे की क्लास से याद करना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और तभी जाके आपको केमिस्ट्री के इन सारे पॉइंट्स को आसानी से समझने में मदद मिलेगी। अब हम क्रियाकलाप 5.8 की बात करते हैं। इसमें कौन सा एक्सपेरिमेंट है इसे भी देख लेते हैं। किसी परख नली में लगभग आपको 1 चम्मच सिरका लेना है। एक नया एक्सपेरिमेंट है, नया क्रियाकलाप है। एक परख नली लेना है और इसमें 1 चम्मच सिरका लेना है। इसमें चुटकी भर खाने का सोडा डालना है। इसमें चुटकी भर खाने का सोडा डालना है। आपको एक बुदबुदाहट की ध्वनि सुनाई देगी। जब आप इसमें सोडा डालोगे तो आपको बुदबुदाहट की एक ध्वनि सुनाई देगी और गैस के बुलबुले बाहर निकलते दिखाई देंगे। इस गैस को चित्र 5.5 में आपको दिखाया भी गया है। नीचे के एक्सपेरिमेंट में आपको इन गैसों को दिखाया गया है। व्यवस्था के अनुसार ताजे बने चूने के पानी से आप इसको गुजारिए। तो यहाँ पे आपको ये सब चीजें देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक्सपेरिमेंट के कुछ फोटो में दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे चूने का पानी है, सिरका खाने का सोडा है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये एक्सपेरिमेंट के माध्यम से बताया गया है कि सिरका जिसे एसेटिक अम्ल और खाने का सोडा जिसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और अन्य पदार्थ, ये सारी चीजें आपस में मिलके कुछ नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। जो आपने पढ़ा है कि कार्बन डाइऑक्साइड और चूने के पानी के बीच में जो अभिक्रिया हुई है, जो रिएक्शन हुआ है, वो आप कैसे लिखोगे? तो कार्बन डाइऑक्साइड को आप CO2 कहते हो, चूने के पानी को आप CaOH2 कहते हो, कैल्शियम कार्बोनेट को CaCO3 कहोगे और जल को आप तो याद ही कर लिया होगा H2O कहते हैं। जब इन सभी चीजों को मिलाया जाएगा तो एक्सपेरिमेंट में बताया गया है जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया गया, जब कार्बन डाइऑक्साइड को अर्थात CO2 को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिससे चूने का पानी क्या होता है? दुधिया हो जाता है, व्हाइट कलर का हो जाता है। चूने के पानी का दुधिया हो जाना कार्बन डाइऑक्साइड का मानक परीक्षण है, एक्सपेरिमेंट है कि कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है। इसका उपयोग अध्याय 6 में आपको देखने को मिलेगा कि हम श्वसन में जो वायु बाहर निकालते हैं, जो हम श्वास लेते हैं, वो तो आपको पता है कि हम ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं और रिलीज हम कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। हालांकि आप ये भी कंफर्म 100% नहीं कह सकते कि हम सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन ही लेते हैं और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं, ऐसा नहीं है। अब नाक में हमारे कोई फिल्टर तो लगा हुआ नहीं है। फिल्टर तो हमारे शरीर के अंदर फेफड़े में है। फेफड़ा कहने का मतलब है जब भी हम ऑक्सीजन लेते हैं तो उसके साथ हमारे मिश्रित एयर जाता है ना, तो उसमें हमारा क्या करता है, फेफड़ा जो है वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी गैसों को रिलीज कर देता है। यहाँ पे आपको क्रियाकलाप 5.6 5.8 में आपने ऑलरेडी देखा है कि परिवर्तन में एक या अधिक नए पदार्थ बने थे। तो मैग्नीशियम को जब वायु की उपस्थिति में जलाया गया तो एक पाउडर व्हाइट कलर का प्राप्त हुआ था और रोशनी भी व्हाइट कलर की ही निकली थी। तो 5.7 में कॉपर सल्फेट की लोहे के साथ अभिक्रिया को आपने देखा, आयरन सल्फेट और कॉपर का निर्माण हुआ था। तो यह दोनों नए पदार्थ हैं। कॉपर, लोहे की ब्लेड या फिर और भी कोई एक्सपेरिमेंट हो गया, जैसे हमने सिरका के साथ भी किया है, खाने के सोडा के साथ भी अभिक्रिया किया है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब चीजें यहाँ पे बन के तैयार हुआ था और चूने का जो पानी था उसका रंग दुधिया हो गया था अर्थात व्हाइट हो गया था। तो इस अभिक्रिया में आपको उन पदार्थों के नाम बताने हैं जिसके साथ आपने एक्सपेरिमेंट किया है।
मुद्दे की बात यहाँ पे अगेन वीवीआई पॉइंट आ गया है, वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। ऐसे परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। याद रखिएगा कि रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया भी कहा जाता है। रासायनिक परिवर्तन हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ही बनते हैं। उदाहरण के लिए भोजन का पचना, हमारे शरीर में जो भोजन पचता भी है ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया ही है। फलों का पकना, जितने भी फ्रूट्स राइप होते हैं, जितने भी फ्रूट्स पकते हैं, जैसे केला हो गया और भी बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जो पकते हैं, आम हो गया, केला हो गया, तो ये सब भी एक केमिकल के कारण ही होता है। उदाहरण के लिए अब यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया, भोजन का पचना, फलों का पकना, अंगूरों का किण्वन जिससे दारू, शराब, वाइन बनाई जाती है, आपने इस चैप्टरों को पढ़ा भी होगा। तो विभिन्न रासायनिक परिवर्तनों के कारण ही यह हो पाता है। औषधि भी रासायनिक अभिक्रिया के श्रृंखला का ही हिस्सा है। ये जो दवाइयां बनती है ये भी एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया का ही हिस्सा है। जैसे कि प्लास्टिक और अपमार्जक, डिटर्जेंट, जो घर में सर्फ यूज होता है, साबुन यूज होता है, रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा ही बनाया जाता है। वास्तव में प्रत्येक नए पदार्थ की खोज जो है वो रासायनिक परिवर्तन के अध्ययन करने से ही प्राप्त हुआ है। हमने देखा है कि रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ निर्माण किए जाते हैं। नए पदार्थ के अतिरिक्त रासायनिक परिवर्तन में निम्न घटनाएं भी हो सकती है। अब आपसे पूछा जाए कि रासायनिक परिवर्तन में कौन कौन सी घटनाएं होती है और ये एग्जाम में भी आ सकता है, तो वहां पे 4 नंबर 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप बताएंगे रासायनिक परिवर्तन में उष्मा, प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण, जैसे पराबैंगनी कलर हो गया, निर्मुक्त, वो बाहर निकलते हैं या फिर अवशोषित होते हैं। मतलब ये रिलीज होते हैं या फिर एब्जॉर्ब होते हैं, लेकिन होते हैं। ध्वनि उत्पन्न होता है, मतलब साउंड निकलता है। गंध में परिवर्तन, मतलब सुगंध में परिवर्तन होता है या फिर एक नई गंध का निर्माण होता है। इसके अलावा रंग के अंदर भी परिवर्तन देखने को मिलता है या फिर किसी नए प्रकार के गैस का निर्माण होता है। तो ये सारी चीज जो है वो रासायनिक परिवर्तन के अंदर कॉमन सी बात है। आपने देखा है कि मैग्नीशियम के फीते का जलना एवं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, बढ़िया है। कोयला, लकड़ी अथवा पत्तियों का जलना भी तो रासायनिक परिवर्तन ही है, क्योंकि अगर कोई भी चीज अगर आग के साथ जल रहा है तो वो एक रासायनिक अभिक्रिया या प्रक्रिया कहलाएगा। वास्तव में किसी भी पदार्थ का जलना एक रासायनिक परिवर्तन ही होता है। जलने के साथ सदैव ऊष्मा का उत्पादन होता है। जैसे कि अभी दीपावली गया है, छठ पर्व गया है, तो पटाखों का विस्फोट एवं अन्य रासायनिक परिवर्तन है। जैसे ही पटाखे वगैरह जलाए जाते हैं या कोई बम छोड़ा जाता है या कोई बम जलाया जाता है, ये सब रासायनिक परिवर्तन ही है। विस्फोट से क्या होता है? ऊष्मा निकलता है, ध्वनि निकलता है, CO2 निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो ये सब गैसें भी तो इसके साथ उत्पन्न होती है, तो जो वायुमंडल को प्रदूषित करती है। याद रखिएगा, ये जो विस्फोटक हैं, चाहे वो बम हो या किसी प्रकार के ऐसे जो CO2 को भारी मात्रा में रिलीज करता है, वो कहीं ना कहीं पर्यावरण को प्रदूषित करता है। इसलिए आपको पटाखे नहीं जलाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पर्यावरण को प्रदूषित करने में मदद करता है। इसलिए कम से कम पटाखों का उपयोग करना चाहिए। जब भोजन सामग्री बासी हो जाती है, कोई ऐसा खाद्य पदार्थ जो 1-2 दिन पुराना हो जाता है, उसमें आपने देखा होगा कि वो सड़ गल जाता है, उसमें दुर्गंध आने लगता है, वो बदबू देने लगता है। तो ये भी परिवर्तन जो है वो रासायनिक परिवर्तन ही कहलाता है। पॉइंट हमारा कहता है सुरक्षात्मक आवरण। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण भी है। आपने वायुमंडल में ओजोन की परत के बारे में अवश्य सुना होगा। यह क्या करता है, हमें सूर्य का जो प्रकाश होता है, जो सनलाइट होता है, उसमें जो भी बहुत ही डेंजरस पराबैंगनी विकिरण होता है उससे बचाने का काम करता है। ओजोन पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेता है और सिर्फ अच्छे प्रकाश की किरणों को हमारे वातावरण में भेजता है। ऑक्सीजन में परिणत हो जाए ऐसे लेवल को भेजता है। तो ऑक्सीजन ओजोन से भिन्न होती है। क्या हम ओजोन के अपघटन को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन के कारण हुआ है? तो यदि ओजोन द्वारा पराबैंगनी विकिरण अवशोषित नहीं किया जाए तो पृथ्वी की सतह पर पहुंचकर हमें अन्य जीवों को हानि पहुंचाएगा, कई प्रकार के नए बीमारियों को उत्पन्न कर देगा।
पानी को सोख लेगा, जमीन को बंजर कर देगा। ओजोन इस विकिरण से हमें सुरक्षा प्रदान करने में प्रकृति आवरण की तरह कार्य करता है। मतलब इन सब चीजों में ओजोन से जो है वो पराबैंगनी किरणों को रोकने का काम करता है। आपने देखा होगा यदि सेब को काटने के बाद तत्काल न खा लिया जाए तो उसके कटे हुए भाग भाग जो होते हैं वो भूरे रंग के हो जाते हैं। अगर आप सेब को काटो और काटते ही तुरंत न खाओ तो थोड़ी देर छोड़ दोगे तो उसका जो भाग होता है वो भूरे रंग का या लाल रंग का या अजीब ही कलर का हो जाता है। तो यदि आपने रंग में यह परिवर्तन नहीं देखा तो किसी भी एक सेब को काट कर देख लेना, ये तो आराम से आपके घर में भी एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। और कुछ देर ऐसा ही छोड़ देने पर आपको उसके क्रियाकलाप जैसे आलू हो गया, बैंगन के टुकड़े हो गए, ये सब में भी रंग परिवर्तन होने लगता है। जैसे कि बैंगन को अगर काट काट के छोड़ दो वो काला होने लगेगा, अजीब ही कलर का हो जाएगा। यदि प्रत्येक स्थिति में रंग का परिवर्तन देखने को मिलता है तो इसका मतलब है कि यह परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन हो सकता है। अगर नहीं हो सकता है तो आपको अपने कॉपी में इसके एब्जॉर्बेशन को लिखना है कि किन कारणों से ये रासायनिक परिवर्तन नहीं हो सकते। अब हम आगे के पॉइंट में लेके चलते हैं। अध्याय 4 में आपने ऑलरेडी अम्ल के बारे में अच्छे से पढ़ा है, क्षारक के बारे में पढ़ा है, इनको उदासीन कैसे किया जाता है, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ा है। अब हम बात करेंगे लोहे में जंग लगना। मैंने शुरुआत से ही आपको बताया है कि ये VVI पॉइंट रहेगा, लोहे में जंग लगना। हम जंग लगने की घटना पर पुनः विचार करते हैं। यह ऐसा परिवर्तन है जो लोहे की वस्तुओं को प्रभावित करता है और धीरे धीरे उन्हें नष्ट कर देता है। मतलब अगर लोहे के वस्तु पे जंग लगना शुरू हो जाए तो वो धीरे धीरे लोहे को कमजोर करने लगता है। चूंकि लोहे का उपयोग पुल बनाने के लिए, जहाज बनाने के लिए, कार बनाने के लिए, ट्रक बनाने के लिए किया जाता है। अन्य कई वस्तुओं को बनाने के लिए भी लोहे का उपयोग किया जाता है। अतः जंग लगने के कारण होने वाली आर्थिक हानि बहुत अधिक हो सकती है, इसलिए लोहे में जंग लगने से बचाने की प्रक्रिया के बारे में भी सोचना है। जंग लगने की प्रक्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, जैसे कि लोहा Fe है, ऑक्सीजन O2 है और जल H2 है और जंग आयरन ऑक्साइड Fe2O3 हो जाएगा। तो जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। यदि लोहे में आप सोचते हैं कि जंग कैसे लगता होगा, तो लोहे में जंग लगने के लिए वहां आपको देखना है कि जल की भी उपस्थिति बहुत जरूरी है और ऑक्सीजन की उपस्थिति जरूरी है। यदि जल और ऑक्सीजन मौजूद ना हो तो लोहे में जंग लगना असंभव हो जाएगा। वास्तव में यदि वायु में आर्द्रता की मात्रा, मॉइस्चर की मात्रा अर्थात नमी अधिक हो जाता है तो जंग जल्दी लगने लगता है। अब हम बात करेंगे हम जंग लगने से रोकथाम कैसे करते हैं। अगर कोई लोहे का ऐसा टुकड़ा है जिसे रोकना है जंग लगने से तो कैसे करेंगे। लोहे की वस्तुओं को ऑक्सीजन अथवा जल दोनों के संपर्क में आने से बचाकर ही ऐसा किया जा सकता है। इसका एक बहुत ही सरल उपाय है, उसके ऊपर आप पेंट कर दो। अगर आप लोहे के वस्तुओं के ऊपर पेंट कर देते हो तो उस पर जंग नहीं लगता है। लोहे के बनी सभी वस्तुओं पर नियमित रूप से पेंट अथवा ग्रीज की परत चढ़ाते रहना चाहिए, तो इससे क्या होता है जंग लगने से उसे रोका जा सकता है। एक अन्य उपाय, लोहे के ऊपर आप क्रोमियम अथवा जस्ता जिंक जैसी धातु की परत चढ़ा दें, तब भी आप उसमें जंग लगने से उसको रोक सकते हैं। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की जो प्रक्रिया है ये ग्लेवलाइजेशन कहलाता है। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है 1 नंबर के लिए। आपने घरों में पानी की आपूर्ति के लिए उपयोग होने वाले लोहे के पाइप को देखा होगा, उसमें जंग नहीं लगता। जब आपने देखा होगा कि चापाकल वगैरह गांव वगैरह में जब डलता है तो उसमें लोहे की पाइप तो डलती है, तो उसमें तो जंग नहीं लगता, जबकि वो तक उसका काम तो पानी का ही होता है। तो इसलिए क्योंकि उसके ऊपर ग्लेवलाइजेशन किया जाता है। यदि आप जानते हैं कि पानी के जहाज लोहे के बने होते हैं, सभी को पता है कि पानी वगैरह में जो चलने वाला जहाज है वो किस चीज से बनता है, लोहे से बनता है। तो उसे रोकने के लिए, जंग लगने से रोकने के लिए क्या किया जाता है, क्योंकि लोहे को तो ऐसे पानी में हवा में छोड़ दो तो उसमें जंग लगने लगता है, तो उसका एक भाग हमेशा पानी में डूबा होता है। जो जहाज होता है उसका तो नीचे वाला भाग हमेशा पानी में ही डूबा होता है। पानी के ऊपर का भाग जो है उस पर जल की बूंदें भी गिरती रहती है, क्योंकि जहाज चलता है तो उसके थपेड़े पड़ते रहते हैं, बूंद उसके ऊपर पड़ता रहता है।
तो अब क्या होगा कि समुद्र के पानी में अनेक लवण पाए जाते हैं और लवण युक्त जल जो है वो जंग लगने की प्रक्रम को और तेजी से बढ़ा देता है। जो नमकीन पानी होता है ना वो लोहे में और जल्दी जंग लगवाता है। तो आप सोच रहे होंगे मनी मन फिर तो जहाज में जंग लग जाता होगा। अतः जहाजों पर पेंट कराने के बाद भी उसे जंग लगने से काफी क्षति होती है। जंग लगने से उसके ऊपर क्षति होती है, पेंट तो उसके ऊपर कराया जाता है। और आगे हम आपको बता दें, यही नहीं, जहाजों के लोहे के कुछ भाग को बदलना प्रति वर्ष आवश्यक हो जाता है। उसका लोहा का जो कुछ भाग होता है जो पानी में डूबा ही रहता है उसको हर वर्ष बदल दिया जाता है। क्या आप विश्व में जंग लगने से होने वाली कुछ कुल आर्थिक हानि है उसकी कल्पना कर सकते हैं कि जंग लगने से कितना नुकसान होता है पूरे विश्व में। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। तो हम बात करते हैं क्रिस्टलीकरण के बारे में कि क्रिस्टलीकरण क्या होता है। क्लास 6 में आपने पढ़ा है कि साधारण नमक जो लवण होता है और समुद्र जल के वाष्पन द्वारा प्राप्त किया जाता है। जो हम सिंपल सॉल्ट जानते हैं वो समुद्र के पानी को सुखाने के बाद ही हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार प्राप्त होने वाले नमक शुद्ध नहीं होते, वहां से जो नमक हमें प्राप्त होते हैं वो शुद्ध नहीं होते और उनके क्रिस्टलों के आकार को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता क्योंकि वो गंदे नमक होते हैं, अशुद्ध होते हैं। तो किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उसके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं और यही प्रक्रिया जो है वो क्रिस्टलीकरण कहलाती है। यह भौतिक प्रक्रिया का एक उदाहरण भी माना जाता है। इसके अलावा किसी आपको यहाँ पर अब एक्सपेरिमेंट के रूप में बताया जाएगा कि किसी बीकर के लगभग 1 कप में आपको जल लेना है, उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदे मिलाना है, जल को गर्म करना है। जब जल उबलना आरंभ कर दे तो इसमें धीरे धीरे कॉपर सल्फेट के चूर्ण निरंतर आपको मिलाते रहना। कॉपर सल्फेट का चूर्ण मिलाना तब तक आपको जारी रखना है जब तक कि उसमें कॉपर सल्फेट घोलना संभव न हो जाए, मतलब बिल्कुल उसमें सिर्फ और सिर्फ कॉपर सल्फेट ही बच जाए। विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से आपको छान लेना है, इसे ठंडा होने देना है। जब विलयन ठंडा हो रहा हो तो उसे हिला डुलाकर या किसी अन्य प्रकार से नहीं छेड़ना है, बिल्कुल उसे ठंडा होने देना है शांति से। कुछ समय बाद आपको विलयन को देखना है, क्या आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल दिखाई देते हैं? यदि नहीं तो कुछ समय और आपको वेट करना है। और भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में आपने पहले ही पढ़ा है। अपने आसपास दिखाई देने वाले परिवर्तनों को आपको भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के रूप में पहचानने का प्रयास करना। जो आपके आसपास में परिवर्तन होते हैं उसमें आपको देखते रहना है कि कौन कौन सा परिवर्तन हो रहा है और परिवर्तन जो है उसका नाम क्या है, क्या वो भौतिक परिवर्तन है या फिर वो रासायनिक परिवर्तन। तो इन दोनों चीजों को आपको चेक करके अपने कॉपी में लिखना है। चैप्टर आपका यहाँ पे समाप्त हो गया है। अब यहाँ पे आपके प्रमुख शब्द के बारे में जानना है तो देखिए 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 प्रमुख शब्द हैं जो महत्वपूर्ण है, जैसे कि रासायनिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, क्रिस्टलीकरण किसे कहते हैं, यशद लेपन किसे कहते हैं, भौतिक परिवर्तन क्या होता है और जंग लगना क्या होता है। ऑलरेडी हमने अपने चैप्टर में ये सारे पॉइंटों को डिस्कस कर लिया है। साथ ही साथ यहाँ पे आपने क्या सीखा इस चैप्टर में ये भी महत्वपूर्ण है। परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे महत्वपूर्ण है, इन्हें भी आपको याद रखना है। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है कि इस अभ्यास में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं इन सभी को अपने कॉपी में उत्तर के साथ लिखना है और उसे याद कर लेना है। टोटल क्वेश्चन आंसर को आपको अपने कॉपी में लिख के याद कर लेना है ताकि यह चैप्टर आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। साथ ही साथ फिर भी अगर किसी प्रकार की परेशानी दिक्कत आपको होती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पे पूरा चैप्टर आपका समाप्त हो गया, चैप्टर 1 2 3 4 और आज चैप्टर हमारा 5 भी साइंस का क्लास 7 समाप्त हो गया है। आशा करता हूं वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।